Hello everyone. So today I am going to discuss with you section 35 of the Transfer of Property Act 1882. सेक्शन 35 की हम बात करने जा रहे हैं. सेक्शन 35 बात करता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी. सो मैं आपको पहले बेसिकली सेक्शन का ओवरव्यू देता हूँ और आपने और भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे या कहीं और भी, तो आपको लगा होगा कि ये इलेक्शन में जिस तरह का ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का, ये किस तरह का हो रहा है, ये थोड़ा आपके समझ के बाहर भी हो सकता है. तो मैं इसको सिंपल करने का कोशिश करूँगा जो आपको समझ में आएगा. तो इलेक्शन का जो सेक्शन 35 है, इसमें बेसिकली इन्होंने क्या है, एक इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड ये प्रिंसिपल है. और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है अपना 1925 का, उसमें भी इलेक्शन के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, लेकिन वो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वहाँ पे, और यहाँ पे भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. ये जो सेक्शन 35 है, ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल है. अब इसमें जो बात करी गई है, वो मेन बात ये करी गई है कि अगर मैं किसी एक बंदे की कोई प्रॉपर्टी है जिसका मैं ओनर नहीं हूँ, और मैं उसको प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसी थर्ड पर्सन से उसको बेचने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, बेचना नहीं, मैं उसको ट्रांसफ़र टर्म बोल रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसफ़र करने के लिए. तो ट्रांसफ़र करने के लिए अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी थर्ड पर्सन से जिसका मैं ओनर नहीं हूँ, और अगर मैं ओनर से ये कहूँ कि मैं आपको ये बेनिफिट देता हूँ और अगर आप ये बेनिफिट एक्सेप्ट कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी. तो बेसिकली सेक्शन 35 का जो रूल है वो यही है, जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आप ओनर को कोई बेनिफिट दे रहे हैं और ओनर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आप. तो बेसिकली ट्रांसफ़रर कहलाएंगे इस कंडीशन में कि आप खुद ट्रांसफ़रर हैं. मतलब मैं यहाँ पे जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसफ़रर कहलाऊँगा. एक्चुअल में प्रॉपर्टी ओनर की है लेकिन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं. तो ये एक इक्विटेबल प्रिंसिपल है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन करंट टाइम में ये क्या है कि बहुत ज़्यादा काम में लेने वाला प्रोविज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा काम में आता नहीं है. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, ये ऐसा ट्रांजैक्शन अलाउड है. जैसे हमने सेक्शन नंबर 13-14 देखा कि हम अनबॉर्न पर्सन के बिहाफ पे भी किसी को उसको प्रॉपर्टी हम उसको दे सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो जैसे ही वहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ 13-14 में, वैसे एक तरह का जो 35 का प्रिंसिपल है, इक्विटेबल प्रिंसिपल, तो वो इस तरह की डील करता है. तो आगे इसमें बात आती है कि अब अगर अपन वर्ड बाय वर्ड चलते हैं तो पहली यहाँ पे शुरू होता है वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी. प्रोफेस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना. अगर कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें, विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र, उसके पास वो राइट नहीं है ट्रांसफ़र करने का. मेरे पास राइट नहीं था ट्रांसफ़र करने का, लेकिन मैंने किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया. एंड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और उसी ट्रांजेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी ट्रांजेक्शन में, उसी कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कन्फर एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको मैं एक बेनिफिट दे रहा हूँ कि ये तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ये इस बंदे को ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं आपको ये बेनिफिट देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. एंड एज अ सच ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफ़र और डिसेंट फ्रॉम इट. कहना ये चाह रहा है कि जो ओनर है, अब उसका यहाँ पे राइट आता है कि उसको इलेक्ट करना है कि जो बेनिफिट उसको मिल रहा है और जो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, ये उसके लिए वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर वो एग्री हो जाता है तो कंफर्म मान लिया जाएगा, कंफर्म कर सकता है वो. और अगर नहीं एग्री है तो वो उसको डिसेंट कर देगा कि नहीं, मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी ही रखनी, मुझे ये बेनिफिट नहीं लेना. ठीक है. एंड इन द लेटर केस मतलब जो ये है डिसेंट फ्रॉम इट मतलब जो ओनर है उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी और मुझे ये बेनिफिट नहीं लेना. तो जो ओनर है वो क्या कर रहा है, इन द लेटर केस ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्ड. अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसको कोई जो बेनिफिट देना था, सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1500 रुपये है और ओनर है उसका वहाँ पे. मैंने उस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर कोई और व्यक्ति है. तो मैंने उस प्रॉपर्टी का एक थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया और थर्ड पर्सन को ये कहा कि ये प्रॉपर्टी आपको दिलवा देता हूँ मैं. और जो ओनर है उसको मैंने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी जो 1500 रुपये की है, इसके लिए मैं आपको 1800 रुपये देना चाहता हूँ. मैं 1800 रुपये देने को तैयार हूँ. आपकी प्रॉपर्टी जो 1500 रुपये की वो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1800 रुपये मैं आपको देना चाह रहा हूँ. वो प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र होगी और 1800 रुपये मैं खुद दे रहा हूँ. ठीक है. तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर वो डिसेंट करता है, मतलब डिसेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, ओनर.
ओनर को पसंद नहीं आया ये कॉन्ट्रैक्ट। ओनर ने कहा कि नहीं, मैं तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं करूँगा ट्रांसफ़र, और मुझे वो जो ट्रांसफ़र है वो बेनिफिट नहीं चाहिए। तो आगे इन्होंने यही बात करी है कि इन लेटर केस ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्ट। तो उसको जो बेनिफिट हो रहा था, उसको क्या बेनिफिट हो रहा था, उसको वो 1800 रुपये मिल रहे थे 1500 वाली प्रॉपर्टी के, तो उसने मना कर दिया लेने से। तो मना कर दिया है तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 1800 रुपये का मिलने वाला था। एंड द बेनिफिट सो रिलिंक्विश्ड शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एज इफ इट हैड नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ। और वो जो बेनिफिट जो उसको ट्रांसफ़र हो रहा था या दिया जा रहा था वो रिवर्ट हो जाएगा बैक। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात लिखी थी कि 1500 रुपये की ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करेंगे और मैं इन्हें 1800 रुपये दे दूँगा, तो अब वो 1800 रुपये मुझे उनको देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो 1800 रुपये मेरे के पास ही रहेंगे, रिवर्ट बैक मान लिया जाएगा वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वो डिसेंड कर दिया, उन्होंने वो इलेक्शन मना कर दिया, इलेक्शन किया, उसमें कह दिया कि नहीं, मुझे तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी नहीं बेचनी और मुझे 1800 रुपये नहीं लेने। ठीक है, अब नीचे बात आती है सब्जेक्ट नेवरदीलेस वेयर द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटिटुअस। जब कभी भी ट्रांसफ़र क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर द ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटिटुअस, मतलब बिना कंसिड्रेशन के। मतलब आप किसी को गिफ्ट करते हैं कोई प्रॉपर्टी, दैट इज़ बिना कंसिड्रेशन। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, ओनर तो आप है नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो पर्सन हूँ, मैंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, अब वो जिस पर्सन को थर्ड पर्सन जिसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उससे मैं क्या है कोई भी कंसिड्रेशन नहीं ले रहा हूँ, उसको मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है ग्रेटिटुअसली, मतलब गिफ्ट किया है मैंने उसको। एंड द ट्रांसफरर, अब ट्रांसफरर इस केस में कौन था, इस केस में मैं ट्रांसफरर हूँ, क्योंकि ओनर का काम तो सिर्फ इलेक्ट करने का है यहाँ पे। तो ट्रांसफरर मैं हूँ क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो जो ट्रांसफरर है, बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, इलेक्शन होने से पहले, डाइड और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफ़र, या तो मर जाता है या फिर इनकेपेबल हो जाता है फ्रेश ट्रांसफ़र करने से। मतलब अगर जो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र था, अगर मेरी डेथ हो जाती है या मैं इनकेपेबल हो जाता हूँ फ्रेश ट्रांसफ़र करने से। इनकेपेबल कैसे हो सकता हूँ कि मैं अनसाउंड माइंड का पर्सन हो जाऊँ या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए जिससे मैं इनकेपेबल रहूँ। ठीक है, तो क्या होगा, तो इन्होंने आगे लिखा है टू चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी द अमाउंट और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर टू हिम। तो इस वाली लाइन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक ऊपर जो है ग्रेटिटुअस के नीचे वाली बात जो है वो समझाता हूँ। तो पहली कंडीशन तो इन्होंने कहा है कि अगर ट्रांसफ़र आपने किया है जो ग्रेटिटुअसली किया है, मतलब बिना कंसिड्रेशन किया है, और अगर डेथ हो जाती है या फिर इनकेपेबल हो जाता है ट्रांसफरर। दूसरी कंडीशन क्या बता रहे हैं ये, कि इन ऑल केसेस वेयर ट्रांसफ़र इज़ फॉर कंसिड्रेशन। अब चाहे आप पैसा भी मिल रहा था आपको, आपने गिफ्ट नहीं किया, आपको पैसा भी मिल रहा था, ठीक है, कंसिड्रेशन था आपका और आपको पैसा भी मिल रहा था। जो ट्रांसफ़र था जिसको आप 1500 रुपये का लैंड देने वाले थे, वो 1500 रुपये आपको देने को भी तैयार था। अब यहाँ पे आप चाहे ज़िंदा हो और चाहे मर जाओ, पहली कंडीशन में था क्रेडिटिवसली, दूसरे में है नॉन क्रेडिटिवस, मतलब कंसिड्रेशन के साथ। तो जब ट्रांसफ़र कंसिड्रेशन के साथ है और पहले वाले में है कि बिना कंसिड्रेशन के साथ है और डेथ या इनकेपेबल हो जाए, दूसरी वाली कंडीशन में चाहे डेथ हो जाए चाहे ज़िंदा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि कंसिड्रेशन के साथ था। ठीक है, तो क्या करना है, टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू हिम। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफरी था, ट्रांसफरी कौन था, जिसके पास प्रॉपर्टी आने वाली थी। तो 1500 रुपये वाली जो प्रॉपर्टी थी जिस पर्सन को मिलने वाली थी और वो 1500 रुपये देने को तैयार था अगर कंसिडरेशन के साथ है, और आप गिफ्ट कर रहे थे तो 1500 रुपये नहीं देता। तो ये दोनों ही केसेस में क्या होगा, उसको अगर प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि क्यों नहीं मिल पाई, या तो आपकी डेथ हो गई थी इसलिए वो इलेक्शन नहीं हो पाया, दूसरा कि इलेक्शन हुआ और उसने डिसेंड कर दिया, उसने जो ओनर था उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं देनी है, तो उसको क्या हुआ, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, तो वो कहलाएगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। वो डिसअपॉइंट हो गया कि यार मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये एक तरह का इक्विटेबल प्रिंसिपल है और ये इस तरह का ही ट्रांजेक्शन है इलेक्शन में। तो आपको थोड़ा लग सकता है कि ये किस तरह की बात कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन ये है ऐसा। टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, तो उस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट या वैल्यू प्रॉपर्टी जो भी अटैम्प्ट किया था आपने ट्रांसफ़र करने के लिए, उतनी वैल्यू आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो ट्रांसफरर है, मतलब मैं यहाँ पे
मुझे उस थर्ड पर्सन को, जिसको प्रॉपर्टी 1500 को मिलने वाली थी, वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1500 रुपये उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे। अगर मैं गिफ्ट कर रहा होता तो मुझे 1500 देने पड़ेंगे, और गिफ्ट में कब, जब मेरी डेथ हो जाए या मैं इनकेपेबल हो जाऊँ। तो अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव देंगे, ठीक है। अब अगर कंसिडरेशन के साथ था तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना, तो अभी पैसा तो आया नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट जब किया है और उसमें उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, तो भी मुझे उसको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है उसको पेमेंट होगा 1500 रुपये। फिर आगे बात आती है इसमें, एक जो इलस्ट्रेशन दे रखा है वो यही दिया हुआ है कि एक सुल्तानपुर में एक प्रॉपर्टी है जो सी की है, जो 800 रुपये की है। ए क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करता है और गिफ्ट करता है बी को, ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट में ये लिख देता है 1000 रुपये मिलेंगे सी को, मतलब सी की प्रॉपर्टी है, सी ओनर है उस प्रॉपर्टी का, तो 800 रुपये की प्रॉपर्टी के उसको 1000 रुपये दिलवा रहा है यहाँ पे। सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म, सी ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये फार्म ही रखना है, जो मेरा लैंड है इसी को मैं रखना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं करना ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, ही फॉरफिट द गिफ्ट ऑफ ₹1000। तो जो सी को 1000 रुपये मिल रहे थे 800 रुपये की जगह, जो 800 रुपये की प्रॉपर्टी का था, तो उसको सिर्फ अब यहाँ पे 800 रुपये का लैंड उसके पास रहेगा, उसको वो 1000 रुपये का जो बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। 1000 का बेनिफिट सिर्फ तभी मिलता जब वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता। इन द सेम केस, और इसी सेम केस में ए डाइज बिफोर इलेक्शन, अगर वो इलेक्शन कराने से पहले, ए यहाँ पे कौन है, जब मैं था एग्जांपल में, अगर मैं इलेक्शन कराने से पहले ही मर जाता हूँ, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ 1000 800 रुपये किसको पे करने पड़ेंगे, बी को। तो जो मैं 1000 रुपये देने वाला था सी व्यक्ति को, क्योंकि सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता था, तो अब जो बी पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी डेथ हो गई, मैं इनकेपेबल हो गया, मेरी डेथ हो गई, मैं इनकेपेबल हो गया, तो मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 800 रुपये देने पड़ेंगे बी को, जो कि एक डिसअपॉइंटेड ट्रांसफ़र ही है। तो ये है मेन प्रोविज़न यहाँ पे। नीचे इसमें जो बात करी है वो बात करी है, द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज, ये जो रूल है ना इलेक्शन का, ये अप्लाई होगा वेदर ट्रांसफरर डज और डज नॉट बिलीव दैट विच ही प्रोफेस टू ट्रांसफ़र टू बी हिज ओन। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रांसफ़रर है, मतलब मैं, मुझे ये पता हो चाहे नहीं पता हो कि जो प्रॉपर्टी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए, वो मेरी है या नहीं है, फिर भी ये रूल अप्लाई होगा। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि हो सकता है कि मैं, मेरे कोई रिलेटिव की प्रॉपर्टी है और उसने, मतलब मुझे लगता है कि यार ये तो मैं जैसा करवाऊँगा वैसे वैसे कर देगा, लेकिन अब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन से, और वो जो पर्सन है, जो ओनर है एक्चुअल में प्रॉपर्टी, ओनर मतलब वो जिसके नाम पे रजिस्ट्री हुई चुकी है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो कहलाएगा ओनर। तो जो ओनर है उसको इलेक्शन का राइट रहेगा ही रहेगा। कैसे रहेगा कि आप बताओ कि मैं ये प्रॉपर्टी इसको दिलवा रहा हूँ और तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन वाला काम करवा रहे हो उससे, कि अब उसको चूज़ करना ही पड़ेगा वो, और अगर वो चूज़ कर लेगा तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, चूज़ नहीं करेगा तो जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो रिलिंक्विश हो जाएगा। सिंपल बात ये है। दूसरा है, अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजेक्शन बट डिराइविंग अ बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट टू इलेक्ट। ठीक है, यहाँ लिख दिया है कि जो व्यक्ति जिसको उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तो है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये आप इलेक्शन करो, आप या इलेक्ट करो इस चीज़ को। डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है उसी को ही इलेक्ट करने की पावर है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, एक प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति की और मैं उस व्यक्ति से कहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को आप ये थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपकी वाइफ के लिए ये एक नेकलेस बना के दे दूँगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो है, जो ओनर है उसको नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उसकी वाइफ के लिए एक नेकलेस बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो नहीं हो पा रहा ओनर को, तो यहाँ पे ओनर की ड्यूटी नहीं है कि वो उसको इलेक्ट करे। जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें इलेक्शन वाला काम वो है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, पर्सन हु इन हिज वन कैपेसिटी टेक्स अ बेनिफिट अंडर अ ट्रांजेक्शन मे इन अनदर डिसेंट देयर फ्रॉम। कोई एक व्यक्ति है जो अपनी एक कैपेसिटी में तो बेनिफिट ले रहा है, तो वो अपनी दूसरी कैपेसिटी में उस बेनिफिट को रिलिंक्विश भी कर सकता है। जैसे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी है जो थर्ड पर्सन की है, उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है
कि इसको आप ट्रांसफ़र कर दो ये थर्ड पर्सन को, मैं व्यक्ति हूँ, सामना जो ओनर प्रॉपर्टी का उससे मैं कहता हूँ कि ये थर्ड पर्सन है, इससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप इसको अपनी जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ना, वो एक्चुअल में वही पर्सन है जो ओनर है। वो कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे आपकी दोनों कैपेसिटी अलग अलग है। अगर वो जो थर्ड पर्सन है वो मान लीजिए एक बेनिफिशियरी है किसी ट्रस्ट का, तो अगर ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है तो जो इलेक्ट करने वाला जो ओनर है, अब वो क्या कर सकता है, वो डिसेंट भी कर सकता है और वो एग्री भी करता है। अगर वो ट्रांसफ़र कर भी देता है, अपनी कंसेंट दे देता है कि हाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो फाइनली प्रॉपर्टी जाएगी तो ट्रस्ट में, और ट्रस्ट का वो बेनिफिशियरी है, तो प्रॉपर्टी का बेनिफिट तो उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन उसको इलेक्ट करने की तो पावर है ही है वहाँ पे। और अगर वो डिसेंट भी कर देता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी नहीं, तो एक्चुअल तो ओनर तो वही रहेगा, लेकिन वो ट्रस्ट में जा रही है प्रॉपर्टी, तो वो बेनिफिट मिल रहा है उसको उधर से। तो बात सिंपल यही है कि पर्सन जो एक कैपेसिटी में कर रहा है बेनिफिट ले सकता है अंडर ट्रांजेक्शन, और उस अंदर डिसेंट भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे जो नीचे बात आई है वो आई है कि एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रिसीडिंग 4 रूल्स। जो ऊपर 4 रूल पढ़े हैं हमने, इनके नीचे ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अब 4 रूल हमने क्या देखे थे, हमने 4 रूल में एक पहला देखा था ग्रेटिट्यूड वाला, दूसरा देखा था कंसिडरेशन वाला, उसके बाद अपन ने ये तीसरा देखा था कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा हमने ये वाला देखा था वन कैपेसिटी वाला, ठीक है। तो अब ये जो 4 रूल्स हैं इनके नीचे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है कि जो ऊपर बात लिखी होती है उसके अपोजिट वाली बात होती है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो ऊपर मेन प्रोविजन में बात है उसके अपोजिट में कोई बात है, वो एक्सेप्शन कहलाएगा। तो पहला एक्सेप्शन कहता है वेयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस्ड टू बी कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच द ट्रांसफरर प्रोफेस टू ट्रांसफ़र। कोई पर्टिकुलर बेनिफिट जो है एक्सप्रेस किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि जो ट्रांसफरर जो है देने वाला है किसको, ओनर को। ट्रांसफ़र और प्रोफेस टू ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र जो मैं था यहाँ पे, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिख रखा था कि जो ओनर है उसको ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सच बेनिफिट इज़ एक्सप्रेस टू बी इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और जो बेनिफिट है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा किसी थर्ड पर्सन को, और मैं ओनर को दूंगा 1800 रुपये, ठीक है। ओनर की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1500 रुपये, 1500 रुपये की वैल्यू वो ट्रांसफ़र करेगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, और मैं उसको 1800 रुपये देने वाला हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ़ सच ओनर क्लेम द प्रॉपर्टी ही मस्ट रिलिंक्विश द बेनिफिट। अगर जो ओनर है, ऊपर भी यही बात थी कि अगर वो बेनिफिट क्लेम करता है अपनी प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी रिटेन करना चाहता है तो प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी उसके पास, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बट ही इज़ नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश एनी अदर बेनिफिट कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द सेम ट्रांजेक्शन। लेकिन उसी ट्रांजेक्शन से उसको कोई और बेनिफिट हो रहा हो तो उसके लिए उसको वो जो बेनिफिट मिल रहा है उसको वो रिलिंक्विश नहीं करेगा, वो बेनिफिट जो है वो रिलिंक्विश नहीं होगा, मतलब वो बेनिफिट उसको मिलेगा मिलेगा। कैसे, एक ट्रांजेक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट जो किया उसमें ये कहा कि प्रॉपर्टी जो ओनर की है, ओनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा थर्ड पर्सन को, और जो ट्रांसफ़र जो मैं हूँ यहाँ पे, मैं उस ओनर को दूंगा 1800 रुपये, और 1800 रुपये के साथ में उसको मैं एक ये गिफ्ट भी दे दूँगा, ठीक है। 1800 रुपये तो एक्चुअल जो है वो प्रॉपर्टी के लिए दिया जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा गिफ्ट इसके लिए दिया जा रहा है कि आपने ये काम कर दिया, ठीक है। तो जो 18 अगर वो मना कर देता है कि नहीं कि मैं ना ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करता है तो उसको वो 1800 रुपये तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसने वो 1500 रुपये वाली जो प्रॉपर्टी वो अपनी रिटेन रखी है। तो अब वो जो प्रॉपर्टी रिटेन रख रहा है तो प्रॉपर्टी तो उसको पास रहेगी रहेगी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो मैं गिफ्ट की बात हुई थी उससे वो फॉरफिट नहीं होगा, वो रिलिंक्विश नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये ऐसा यहाँ पे प्रोविज़न में लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल यही माना जाएगा कि जो बेनिफिट डायरेक्टली उसको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से था सिर्फ वो ही रिलिंक्विश होगा, अदर जो बेनिफिट हैं वो रिलिंक्विश नहीं होंगे। आगे लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन whom इट इज़ conferred constitute by an election by him to confirm the transfer। अगर किसी ने कोई बेनिफिट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये माना जाएगा कि उसने ट्रांसफ़र कंफर्म कर दिया है। मैंने आपसे कहा कि 1500 रुपये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये 1800 रुपये ले लीजिए, आपने 1800 रुपये लेके रख लिए। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रांसफ़र करने के लिए पूरी तरह खुश हैं, आप एग्री हैं, आपने कंसेंट दे दी है, ठीक है।
if he is aware of his duty to elect and those circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making an election. और ये आपको पता है कि अब आपकी ड्यूटी थी इलेक्ट करने की और आपने वो जैसे ही 1800 रुपये लिए, इसका मतलब क्या शो करता है कि आपने इलेक्शन कर लिया, आपने चूज़ कर लिया कि आपको एग्री करना या नहीं करना। आपने जैसे ही 1800 रुपये लिए, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो। और आगे ये भी लिख दिया इन्होंने, सर्कमस्टांसेस ऐसे जिससे एक जो रीजनेबल मैन है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, वो समझ जाए कि हाँ आपका ये जो एक्ट है ये एकदम किस दिशा में जा रहा है, आपने ये एक्सेप्ट करा है कि आपने ये डिसेंड किया है। ठीक है, तो अगर आपने एक्सेप्ट किया है, आपने 1800 रुपये लिए थे, तो इसका मतलब आप 1500 रुपये वाले ट्रांजेक्शन के लिए जो भी आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसके लिए आप एग्री हैं। अगर आपने नहीं लिए तो इसका मतलब आपने वो डिनाई कर दिया, डिसेंड कर दिया है। आगे इसमें लिख दिया इन्होंने, और इफ़ ही वेव्स इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस, अगर जो इंक्वायरी होनी चाहिए कि मैं इस तरह का ट्रांसफ़र, मेरी जो इलेक्शन की ड्यूटी है, मतलब इलेक्शन की ड्यूटी तो आनी है कि मैं जो इलेक्शन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने अगर 1800 रुपये लिए हैं यहाँ पे, इसका मतलब तो ये शो करता है कि मैंने जो 1500 की प्रॉपर्टी उसकी मुझे जानकारी है और मैंने पूरी तरह से ट्रांसफ़र करने का सोच लिया है। अब चाहे मैंने वहाँ पे क्या किया है, वेव कर दी इंक्वायरी, जो सर्कमस्टांसेस थी उससे रिलेटेड मैंने इंक्वायरी नहीं करी प्रॉपर कि मुझे किस तरह की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है। लेकिन अगर मैंने 1800 रुपये लिए हैं तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉपर्टी है 1500 वाली जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो ट्रांसफ़र मुझे करनी ही पड़ेगी, जो भी ओनर होगा उसको करनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट है, सच नॉलेज और बेवर इन द एब्जेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, इन द एब्जेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी। आप अगर एविडेंस दे देते हैं इसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन यहाँ लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो क्या लिखा है, शैल बी प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम क्या है, पर्सन जिसको बेनिफिट कन्फर्ड हुआ था enjoyed it for 2 years without doing any act to express dissent। उसने एक्सप्रेस डिसेंट मतलब उसने बाय बर्ड्स अपना डिसेंट किसी को नहीं दिया। डिसेंट का मतलब कि वो मना करता है कि नहीं मुझे अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी, उसने वो बाय बर्ड्स किसी को बोला नहीं और उसने 2 साल तक वो इन्जॉय करा है बेनिफिट। अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है और आपने उसको 2 साल तक एन्जॉय किया है बेनिफिट को, मैंने आपको जो बेनिफिट दिया वो आपने 2 साल तक एन्जॉय किया और उस बेनिफिट आपको इसलिए दिया था क्योंकि आप जो है आपकी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करें जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने बेनिफिट 2 साल तक किया है तो हम ये मान लिया जाएगा कि आप वो ट्रांसफ़र में एग्री हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप एविडेंस देते कि नहीं 2 साल अभी नहीं हुए हैं तो फिर नहीं माना जाएगा वो। दूसरा आगे लिख दिया इन्होंने लास्ट, सच नॉलेज और बेवर मे बी इन्फर्ड फ्रॉम एनी एक्ट। अब यहाँ पे एक तरह से इम्प्लाइड कंसेंट की बात आएगी। जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ बेवर, यहाँ पे नॉलेज ऑफ बेवर है कि आप क्या कर रहे थे कि नहीं हमें ट्रांसफ़र की नहीं करना, वेव करना है, हमें रिलिंक्विश करना है। मे बी इन्फर्ड फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ विच render it impossible to place the person interested in the property professed to be transferred in same condition as if such act has not been done। कुल मिला के बात ये है कि अगर जो बेनिफिट जिसको मिल रहा है, जो ओनर है, उसने उस बेनिफिट का इस्तेमाल करते हुए ऐसा काम कर दिया कि अब अगर वो डिनाई भी करता है तो वापस जो पार्टीज़ टू द ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रांसफरर है या जो ए और बी, जो ओनर है और जो थर्ड पर्सन है, उनको वापस उनकी सेम पोजीशन पे लाया नहीं जा सकता। तो ये आपका क्या माना जाएगा, नॉलेज जो ये ख़त्म मान ली जाएगी, मतलब कंसेंट जो है वो आपकी हो चुकी है यहाँ पे। अब आप डिनाई नहीं कर सकते इसको कि नहीं आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल इसका अगर मैं आपको दूँ, आपको मगर मान लीजिए ओनर है, ओनर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पर्सन से, तो अगर मैंने मेरी एक कोल माइन है वो ओनर को ट्रांसफ़र करी है, ओनर को बेनिफिट में दी है और कहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दीजिए इस थर्ड पर्सन को, तो ओनर ने अगर उस कोल माइन का यूज़ कर लिया है और वो यूज़ इस लेवल पे हो चुकी है कि अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचा, वो कोल माइन में जितना कोल था वो सारा ख़त्म हो गया मान लीजिए। तो अब अगर कोल ख़त्म हो चुका है तो वापस उसमें कोल आ नहीं सकता, कोल नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है कि जो बेनिफिट मैंने दिया था आप वो सेम बेनिफिट आप मुझे वापस दे नहीं सकते। तो अगर आप मुझे वो बेनिफिट वापस नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र आपने किया है, आपको जो आपने बेनिफिट इस्तेमाल किया है, तो आपने जो अब ट्रांसफ़र के लिए जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है, आपको उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा बेसिकली।
तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, अगर आपने इम्पॉसिबल कर दिया टू प्लेस द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्ट पार्टीज़ हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड कौन है, या तो ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र होने वाली, मतलब थर्ड पर्सन। अब आप उनको क्या कर सकते हैं, सेम कंडीशन में नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल है लाना, तो इसका मतलब फिर आपको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नीचे इन्होंने वही कोल माइन का ही एग्जांपल दिया है, आपने एग्जॉस्ट कर ली उसको, तो वो बिल्कुल आपको देनी ही पड़ेगी। आगे लिखा हुआ है, इफ़ ही डज नॉट within 1 year after the date of the transfer signifies the transferor or his representative his intention to confirm or dissent from the transfer। और अगर आप 1 साल तक आपका जो कंसेंट है डिसेंट की या फिर कंफर्मेशन की, वैसी आप इंटेंशन शो नहीं करते हो 1 साल तक, जिस दिन से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके 1 साल तक आप ऐसा काम नहीं करते हो, तो हम आपको वापस क्या करेंगे, द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, 1 साल पूरा होने के लिए रिक्वायर हिम टू मेक इलेक्शन, उससे कह सकते हैं कि भैया इलेक्शन कर दो यार, 1 साल पूरा होने को आ गया, आपने 1 साल में नहीं किया है। एंड इफ़ ही डज़ नॉट कंप्लाई विद द रिक्विजिशन विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर ही हैज़ रिसीव्ड इट, और अगर फिर भी वो रीज़नेबल टाइम उसको जो दिया हुआ है 1 साल के बाद कि आप 10 दिन के अंदर इलेक्शन करके हमें बता दो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं बताता है, तो ही शैल बी डीम टू हैव इलेक्टेड टू कन्फर्म द ट्रांसफ़र। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, ट्रांसफ़र को कन्फर्म कर दिया है। आगे बात लिखिए, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शैल बी पोस्टपोन्ड अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेज और अंटिल द इलेक्शन में बी मेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, अब डिसेबिलिटी क्या क्या होती है, डिसेबिलिटी हो सकती है कि कोई माइनर हो, जो ट्रांसफ़र करने जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति है वो माइनर हो, अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है, तो ल्यूनेटिक हो, तो ये सारी जो डिसेबिलिटी हैं, जब तक डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती और अंटिल द इलेक्शन इज़ मेड बाय सम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और अगर कोई अथॉरिटी के द्वारा इलेक्शन होने की बात है तो अगर वो करवा दें तो ठीक है, और नहीं तो डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सीज नहीं होती, तब तक आप ये इलेक्शन वाला प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये है पूरा सेक्शन नंबर 35, जो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह की बात है इसमें। थैंक यू।